अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर तेलंगाना की सियासत में गर्माहट देखने को मिली जब टी राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के कुछ लीडर पर सख्त और तीखे अल्फाज में तनकीद की। लिंडू का अंदाज सीधा था, लेकिन इसके अल्फाज में नाराजगी भी साफ नजर आ रही थी। इसने सवाल उठाया कि आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सिर्फ उम्मीदें दिखाती रहेगी और असल में हुकूमत लाने की कोशिश कब होगी। राजा सिंह ने कहा कि असम, पांडिचेरी और वेस्ट बंगाल जैसे रियासतों में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, वहां जीत हासिल की, वहां जश्न मनाया गया, लेकिन तेलंगाना के लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। इसने एक अंदाज में कहा कि दूसरों की शादियों में जाकर नाचने से अपनी सियासत मजबूत नहीं होती, बल्कि अपनी जमीन पर काम करना पड़ता है। ये जुमला इसने इशारे में बोला, लेकिन पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था कि पार्टी के कुछ लोग असल मकसद से हट रहे हैं। इसने इससे पहले यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ तक कि कुछ मिनिस्टर के भी नाम लिए थे। इसने जो तेलंगाना के अंदर मौजूदा है, इसने कहा था कि सारे लोग जो है बीआरएस और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इसने ये भी कहा कि अगर रामचंद्र राव जैसे लीडर को पूरा इख्तियार यानी फ्री हैंड दिया जाए तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत बन सकती है। इस बात से इसने ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी के अंदर ही स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के मसाइल चल रहे हैं, जिनका ठीक करना जरूरी है। लिंडू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ लीडर्स को अपना ईगो साइड पर रखना होगा। सियासत सिर्फ कुर्सी या शोहरत के लिए नहीं होती, बल्कि आवाम के लिए होती है। इसने बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के वर्कर्स का जज्बा, उनकी मेहनत और उनका इरादा देखकर सीखना चाहिए। अगर वैसे ही जुनून और इखलास तेलंगाना में भी देखा जाए तो नतीजे मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके अल्फाज में एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ एक पैगाम भी था कि पार्टी के अंदर के लोगों के लिए ये वक्त आ गया है खुद को बदलने का, वरना तेलंगाना में बीजेपी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। यह बयान अब सियासी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे रहा है और देखना होगा कि पार्टी लीडरशिप इस पर क्या रिएक्शन देती। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि लिंडू ने ऑलरेडी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और इसके इस्तीफे को बीजेपी ने अप्रूव भी कर दिया है। लेकिन इसको बीजेपी ने एमएलए की पोस्ट से इसलिए नहीं हटाया क्योंकि जीएचएमसी का इलेक्शन आने वाला है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल यहाँ पे साफ हुई है कि वेस्ट बंगाल के बाद अब बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है। గవర్నమెంట్ తీసుకొని వచ్చేలాగా మేము పనిచేస్తామని అక్కడ అందరు కలిసి మిలిచి పనిచేస్తున్నాం. అందుకోసం బంగాల్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మన తెలంగాణలో కూడా కొంతమంది నాయకులు ఈగోయిజం ని పక్క పెడితే ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ వస్తది, పక్క వస్తది. సెంటర్ నుంచి అంటే మన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన నిధులు కరెక్ట్ క్యాండిడేట్లకి ఇస్తే పక్కా ఇక్కడ కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. కానీ ఆ నిధుల్ని ఏ విధంగా గాయబ్ చేసినారు అందరికీ తెలుసు. ఎంతో మంది బీజేపీ పైన నమ్మకం పెట్టుకుని చాలా వరకు వేరే పార్టీ నాయకులు బీజేపీలో చేరినారు. वेस्ट बंगाल की सियासत में इस दफ़ा एक बहुत बड़ा और हैरत अंगेज मोड़ देखने को मिला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने पूरी तरह से खाली हाथ वापस जाना पड़ा है। पार्टी ने जितनी भी सीट पर इलेक्शन लड़ा, सब जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं बल्कि इनके तमाम कैंडिडेट अपनी जमानत भी जब्त करवा बैठे। यह नतीजा 4 मई को सामने आया और इसने सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। एआईएमआईएम ने वेस्ट बंगाल में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में कोशिश की थी और टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इन इलाकों में मुर्शिदाबाद, मालदा, बिरबहम, नॉर्थ 24 परगानास, पश्चिम बर्धामम और उत्तर दीनापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, जहां मुस्लिम आबादी खासी तादाद में मौजूद है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी। पार्टी के कौमी स्पोकपर्सन आदिल हुसैन ने नतीजों पर रिएक्शन देते हुए कहा कि एआईएमआईएम अपनी परफॉर्मेंस का गहरा जायजा लेगी। इनका कहना था कि हम अपने कैंडिडेट्स और पूरी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे ताकि समझ सके कि कहां कमी रह गई और आगे के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। इलेक्शन से पहले एआईएमआईएम ने आम जनता यूनायन पार्टी यानी एजेयूपी के साथ अलायंस भी बनाया था, जिसे हुमायूं कबीर लीड कर रहे थे। लेकिन बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें कबीर के बारे में ये इल्जाम लगा कि वो मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करने की बात कर रहे थे। इस कंट्रोवर्सी के बाद एआईएमआईएम ने तुरंत अलायंस तोड़ दिया, जिसका असर इलेक्शन पर भी देखने को मिला। अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो तब भी एआईएमआईएम ने कुछ सीट्स पर कोशिश की थी, लेकिन तब भी इन्हें कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस दफा भी वही सिलसिला जारी रहा और पार्टी को दोबारा से सख्त नतीजों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक तारीखी जीत हासिल की। पार्टी ने पूरे वेस्ट बंगाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए 206 सीटें जीत ली और 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का रास्ता साफ कर लिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी ने पहली बार इस रियासत में अपनी सरकार बनाने का मौका हासिल किया। इस जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का 15 साल पुराना दौर खत्म हो गया।
सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तब हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से हार गई। इन्हें बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी, जो कि एक हाई प्रोफाइल मुकाबला था और इस पर पूरा मुल्क की नजर थी। बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी के पीछे वाज़ेह तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अग्रेसिव कैंपेन स्ट्रैटेजी को बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाके, कम्युनिटीज और वोटर्स को टारगेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया, जिसका नतीजा अब सामने आ चुका। यह इलेक्शन सिर्फ एक जीत या हार नहीं, बल्कि एक बड़ी सियासत तब्दीली का इशारा दे रही है। वोटर्स के रुझान में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिली है, जहां पहले एक पार्टी का दबदबा था और यहां मुकाबले का माहौल पैदा हो रहा था। टीएमसी को सिर्फ सीट्स का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनका वोट शेयर भी काफी कम हो गया है और कई सीनियर लीडर्स को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद ममता बनर्जी और दूसरे अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाया है और इरेगुलरिटीज का इल्जाम भी लगाया है। लेकिन अब जब बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा एक पॉलिटिकली डिवाइडेड स्टेट को संभालना और लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना। वेस्ट बंगाल अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहां सियासत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है और एक नई सियासी बैलेंस उभर कर सामने आ रहा है। एआईएमआईएम के लिए एक बड़ी शिकस्त सीख है, जबकि बीजेपी के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है और टीएमसी के लिए ये वक्त है अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से तैयार करने का। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के इलेक्शन रिजल्ट ने पूरी सियासत का रुख बदल दिया है। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी के इलेक्शन नतीजे ने न सिर्फ यहाँ की हुकूमत का फैसला किया, बल्कि पूरे देश की सियासत पर गहरा असर डाल दिया। इस पूरे मंजर के बीच एक नया सियासी नारा उभर कर सामने आ रहा है, नेक्स्ट तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा पैगाम दिया, जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, नेक्स्ट तेलंगाना। ये पोस्ट उस वक्त शेयर की गई जब वेस्ट बंगाल बीजेपी ने भी इसी जुमले के साथ अपनी जीत का इजहार किया। इसका सीधा मतलब यह समझा जा रहा है कि बीजेपी अब अपना अगला सियासी मैदान तेलंगाना को बनाना चाहती है। तो जीतों के साथ बीजेपी का हौसला काफी बुलंद नजर आ रहा है और इसलिए तेलंगाना को अगला टारगेट बनाना कोई हैरानी की बात नहीं है। तेलंगाना में पहले से ही सियासी हलचल चल रही है और अब बीजेपी की तरफ से ऐसा सिग्नल देना यहाँ की सियासत को और तेज कर सकता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सियासत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन को कोलातुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार का सामना करना पड़ा है। इन्हें टीवीके के कैंडिडेट वीएस बाबू ने तकरीबन 8000 वोट के मार्जिन से हरा दिया। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक वीएस बाबू को 82,997 वोट्स मिले, जबकि स्टालिन को सिर्फ 74,202 वोट्स हासिल किए गए। यह नतीजा तमिलनाडु की सियासत में एक नई वाकया यानी कहानी लिख रहा है। ये तमाम डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश की सियासत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी की लगातार जीत और नए टारगेट्स का ऐलान दूसरी पार्टीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तेलंगाना का नाम इस वक्त सबकी जुबान पर है और आने वाले दिनों में यहाँ सियासत गर्माहट और तेज होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपने इस नेक्स्ट तेलंगाना के मिशन में कामयाब होती है या फिर यहाँ की लोकल सियासत को ये नया मोड़ ले लेती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिन इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अहम और फैसलाकुन साबित होने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बीआरएस का इन सियासी रिजल्ट पर क्या नजरिया है और क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आने वाले इलेक्शन तेलंगाना के लिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है और इसके होठों मेरे जिक्र के साथ हरकत करते हैं। इब्न माजा 3792। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।